एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्न के 3 भाग हैं। हर एक भाग में हमें दो दो संख्याएं दी गई हैं, तो इन दोनों दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रमेय 1.1 के वीडियो में भी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहले पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें हमें बताना है 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एल्गोरिथम क्या होती है? चरणों की श्रृंखला होती है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। ठीक है, तो चरणबद्ध तरीके से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है चरणों की सुपरिभाषित श्रृंखला, जिसमें हम दो पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो वही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चरण 1 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है। तो 225 बड़ी है, 135 छोटी है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम उपयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, हमें जो बड़ी संख्या है दोनों में उसको हम a मान लेते हैं, उसके बराबर रखते हैं बी क्यू धन आर। छोटी संख्या उसमें गुणा करते हैं भागफल का, धन आता है शेषफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसको इस रूप में लिखेंगे a बराबर बी क्यू धन आर में। ठीक है, तो a की जगह तो आ जाएगा 225 हमारा, b की जगह 135। अब देखिए 225 में आप 135 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो हमने लिखा 225 बराबर 135 गुणा 1। ठीक है, फिर और शेषफल हमें मिलेगा 90, तो हमने लिख दिया 90। तो हमने इस रूप में लिख दिया a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में। यही हमारी यूक्लिड प्रमेयिका कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये आपने परिचय के वीडियो में और प्रमेय 1.1 के वीडियो में देखा है। ठीक है, अब चरण 2 में हम देखते हैं कि क्या हमारा शेषफल शून्य नहीं है। हमारा शेषफल कितना है? 90 है। 90 शून्य तो नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 135 मतलब कि जो भाजक था वो, ठीक है, और जो शेषफल था। ठीक है, भाजक पे और शेषफल पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब उसी रूप में लिखेंगे। अब a हो जाएगा हमारे 135 और b हो जाएगा 90। तो हम लिखेंगे 135 बराबर 135 में 90 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 और शेषफल बचेगा 45। ठीक है, तो अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है। तो अगले चरण में हम देखेंगे क्या शेषफल शून्य है? नहीं है। 45 शून्य नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर भाजक है इस चरण में और जो शेषफल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भाजक है 90 और शेषफल है 45, तो 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसे इस रूप में लिखेंगे। तो 90 बराबर हमें लिखना पड़ेगा 45 के रूप में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 धन शून्य, क्योंकि 90 में जब हम 45 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, भागफल 2 प्राप्त होगा और शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य आ गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो प्रक्रिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यही समाप्त हो जाती है। और हम कह सकते हैं इस चरण में, आखिरी चरण में जहां शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, वहां पर जो हमें भाजक था हमारा, यहाँ पर क्या था भाजक 45। ठीक है, यहाँ पर भाजक 45 है। ठीक है, चूंकि इस स्थिति में भाजक 45 है, इसलिए 135 और 225 जो हमें संख्या दी गई है उसका एचसीएफ कितना होगा? 45 होगा। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर कितना है दोस्तों? 45। ठीक है, अब इसी प्रक्रिया का पालन करके हम भाग 2 और भाग 3 में भी एचसीएफ ज्ञात करते हैं।
भाग दो, प्रश्न के भाग दो में दोस्तों हमें बताना है 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले चरण एक में सबसे पहले तो हमें देखना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है 38,220 बड़ा है 196 से। अब हमें 38,220 जो भाज्य है उसको भाजक के साथ लिखना होगा, a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में। a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। ठीक है, तो अब हम 38,220 और 196 पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, और इस रूप में हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू धन आर। तो 38,220 को हम लिखेंगे 196 गुणा 195 धन शून्य। ठीक है, जब हम 38,220 में 196 का भाग देंगे तो हमें भागफल प्राप्त होगा 195 और शेषफल प्राप्त होगा शून्य। ठीक है, तो हमने इस रूप में लिख दिया। अब चरण एक में ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है यही चरण एक में ही समाप्त हो जाएगी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चरण एक में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस भी चरण में हमें शेषफल शून्य मिल जाता है हमारी प्रक्रिया उसी चरण में समाप्त हो जाती है। फिर उस चरण में जो भाजक होता है, जैसे कि यहाँ पे है 196, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, इस स्थिति में भाजक 196 है तो हमारा एचसीएफ भी 196 और 38,220 का क्या होगा, 196। तो हमारा उत्तर क्या होगा, एचसीएफ कितना है हमारा, 196। ठीक है, तो अब हम भाग 3 को हल कर लेते हैं। भाग 3 में हमें 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चरण एक, तो 867 और 255 में कौन सा बड़ा है, 867। तो हमने लिख दिया 867 बड़ा है 255 से। अब हमें इसे किस रूप में लिखना होगा, a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से। तो अब हम 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणा 3 धन 102। जब हम 867 में 255 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा वो भाग ना, भागफल होगा 3 और शेषफल बचेगा 102। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, तो हमें चरण 2 में जाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल कितना है, 102, जो कि शून्य नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, चरण एक में जो भाजक था और शेषफल था, ठीक है, उस पर यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे। तो भाजक कितना था चरण एक में, 255। ठीक है, तो अब 255 चरण दो में हमारा भाज्य बन जाएगा और शेषफल कितना था भाग एक में, 102। तो अब 102 हमारा चरण दो में बन जाएगा भाज्य। ठीक है, तो अब हम 255 और 102 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसी रूप में लिखेंगे a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, तो 255 बराबर 102, 255 में 102 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। हम लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 और शेषफल हमें प्राप्त होगा 51। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो हमें चरण 3 में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, चरण 2 का जो भाजक और शेषफल था, भाजक 102 और शेषफल 51, इन दोनों पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चरण 3 में 102 बन जाएगा भाज्य और 51 बन जाएगा भाजक। तो हमें लिखना पड़ेगा 102 बराबर 51। अब 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल शून्य बचेगा। ठीक है, तो 102 बराबर 51 गुणा 2 धन शून्य। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल गया शेषफल शून्य, तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस चरण में, जिस चरण में हमें शेषफल शून्य मिला, वहां पे जो भाजक होता है उस चरण का, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, जो संख्या दी होती है उनका। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक 51 है। ठीक है, इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना होगा, 51। और यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों, एचसीएफ कितना होगा, 51। तो प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 गुणा क्यू धन 1 या 6 गुणा क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5 के रूप का होता है, जहां पर क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं यहाँ हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और बी कितना है, 6 है। बी को हमने 6 मान लिया, क्योंकि प्रश्न में हमें 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3, 6 क्यू धन 5 इत्यादि दर्शाना है। ठीक है, और आप देखिए विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। ठीक है, सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग चला जाए जिसमें, और विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6 क्यू धन 1 या 6 क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5 के रूप का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होगा, बी क्यू धन आर। ठीक है, बी हमने 6 माना है। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू धन आर, बी हमने 6 माना है तो ए बराबर हो गया 6 क्यू धन आर। ठीक है, क्योंकि बी हमने 6 माना है। यहाँ पर जो क्यू है वो एक पूर्णांक होगा और क्यू का मान जो है
शून्य से अधिक या शून्य के बराबर होगा। ऐसा हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और जो शून्य आर होता है वो बी से छोटा होता है और शून्य से बड़ा होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ए होता है हमारा भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है हमारा भागफल और आर होता है शेषफल। तो शेषफल जो है वो भाजक से तो छोटा ही होगा, शून्य से बड़ा भी हो सकता है और शून्य के बराबर भी हो सकता है। अब आइए, आर के कितने मान हो सकते हैं हमारे? आर अगर शून्य भी हो सकता है और बी से छोटा है, बी 6 है, तो आर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम आर के सभी मानों को 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को रख के देख लेते हैं कि हमें क्या जो है मिलता है। ठीक है, कि किस चीज की हमें प्राप्ति होती है। तो आर बराबर हम पहले 0 रख लेते हैं। कहाँ रखेंगे? ए बराबर बी क्यू धन आर, मतलब ए बराबर 6 क्यू धन आर। ठीक है, 6 क्यू धन आर। आर अगर 0 रखेंगे तो ए बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 6 क्यू। ठीक है, क्योंकि आर 0 रख दिया। ठीक है, अब जो 6 क्यू है, ठीक है, तो ए के गुणनखंड क्या हो गए? 6 और क्यू। ठीक है, 6 2 से 6 क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, और 6 जो है उसमें वो 2 से भाग हो जाता है उसका। ठीक है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, तो 6 क्यू जो है वो 2 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ए जो है 6 क्यू जो है 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 6 क्यू क्या होगा? एक समपूर्णांक होगा, क्योंकि जिस भी संख्या का 2 में भाग हो जाता है वो कहलाती है हमारी समपूर्णांक। ठीक है, तो 6 क्यू तो एक समपूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम रखते हैं आर बराबर 1। आर बराबर 1 रखेंगे तो ए बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 6 क्यू धन 1। ठीक है, तो ए बराबर हमने लिख दिया 6 क्यू धन 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो ये जो 6 क्यू धन 1 है, यह 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 क्यू 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और क्यू एक पूर्णांक है, तो 6 क्यू 2 से विभाज्य होता है। तो 6 क्यू धन 1 वो अवश्य रूप से 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो 6 क्यू धन 1 क्या हो जाएगा? हमारा एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 क्यू एक सम पूर्णांक है, उसमें एक जोड़ दिया तो विषम ही बनेगा। तो 6 क्यू धन 1 जो है हमारा एक विषम पूर्णांक होगा। अब हम r बराबर 2 रख लेते हैं, तो हमारा a कितना आएगा? 6 क्यू धन 2। r बराबर हमने रखा 2, तो हमारा a आ गया 6 क्यू धन 2। ठीक है, अब ये जो है इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 क्यू धन 1। ठीक है, क्यू एक पूर्णांक है, एक भी एक पूर्णांक है। ठीक है, और 3 से गुणा करेंगे एक पूर्णांक में तो पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड हमें 2 मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 2 से विभाज्य होगी पूरी संख्या। ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 6 क्यू धन 2 जो है वो भी जो है हमारा 2 से विभाज्य होगा। तो अगर 2 से कोई संख्या विभाज्य होती है तो वो क्या होती है? हमारी समपूर्णांक होती है। तो 6 क्यू धन 2 हमारा क्या हो जाएगा? एक समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब हम r बराबर रख लेते हैं 3। ठीक है, r बराबर 3 रख लेते हैं तो a बराबर कितना मिलेगा? 6 क्यू धन 3। a बराबर हमें मिलेगा 6 क्यू धन 3। ठीक है, यहाँ 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी ये 6 क्यू धन 2 से एक ज्यादा है। 6 क्यू धन 2 जो है समपूर्णांक है हमारा, तो उससे एक ज्यादा जो है वो तो विषम पूर्णांक ही होगा। तो हम कह सकते हैं 6 क्यू धन 3 क्या है? हमारा एक विषम पूर्णांक होगा। अब हम r बराबर 4 रख लेते हैं। ठीक है, r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 6 क्यू धन 4। a बराबर मिला 6 क्यू धन 4, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 3 क्यू धन 2। ठीक है, ये अंदर वाला भी पूरा एक पूर्णांक है। ठीक है, और ये 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये 6 क्यू धन 4 क्या है? हमारा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी समपूर्णांक। तो 6 क्यू धन 4 क्या होगा? हमारा एक समपूर्णांक होगा। अब हम r बराबर रख लेते हैं 5। ठीक है, r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 6 क्यू धन 5। a बराबर रख दिया हमने 6 क्यू धन 5। ठीक है, अब आप देखिए 6 क्यू धन 4 हमारी एक सम संख्या थी। ठीक है, तो एक सम पूर्णांक में 6 क्यू धन 5, उसमें एक जोड़ दिया, 4 में एक जोड़ा तो 5 मिला। तो किसी भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती, और वो संख्या फिर क्या कहलाती है? हमारी विषम पूर्णांक। तो 6 क्यू धन 5 हमारा हो गया विषम पूर्णांक। अब आप देखिए हरे हरे रंग में हमने विषम पूर्णांक को लिख रखा है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हमारे? 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 और 6 क्यू धन 5, ये तीनों क्या है? हमारे विषम पूर्णांक है। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो आगे हल करने के लिए। आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो
दोस्तों हमारा 6 क्यू धन 1 विषम पूर्णांक आया, 6 क्यू धन 3 एक विषम पूर्णांक आया, 6 क्यू धन 5 एक विषम पूर्णांक आया। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो किस रूप का होगा, 6 क्यू धन 1 या 6 क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5 इस रूप का होगा, जहां पर क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, और यही हमें दर्शाना था अपने प्रश्न में, तो हमने दर्शा दिया। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। प्रश्न 3 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी परेड में, ठीक है, परेड होती है 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, ठीक है, तो किसी परेड में 616, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अधिकतम संख्या बतानी स्तंभों की, स्तंभ का मतलब यहाँ पर है लाइन में। ठीक है, तो समान लाइनों में उनको मार्च करना है, चलना है। ठीक है, मतलब जितनी लाइनें जो है आर्मी बैंड के बैंड की होगी उतनी ही लाइनें जो है सेना की होगी। ठीक है, पर अधिकतम मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहते एक ही लाइन में चल दें सारे। ठीक है, अधिकतम लाइनों की, अधिकतम स्तंभों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक चित्र से समझते हैं, जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो इस तरह से जो है आर्मी जो बैंड वाले हैं वो आगे चलते हैं और आर्मी की टुकड़ी पीछे आती है। ठीक है, तो हमें बताना है, जैसे कि हमें दिया गया कि 32 सदस्य हैं आर्मी बैंड में। ठीक है, तो उन 32 सदस्यों को कितनी लाइनों में रखा जाए अधिकतम, कि उतनी ही लाइनें जो है 616 सदस्यों वाली आर्मी की सेना की टुकड़ी की बन जाए जो उसके पीछे चले। ठीक है, मान लो अगर इसकी 6 लाइनें बन रही है हमारी आर्मी बैंड की, तो 6 ही लाइनें बने उसकी सेना की आर्मी की टुकड़ी की, और कोई भी सदस्य बचे ना। ठीक है, और ऐसी अधिकतम लाइनें बन जाए, अधिकतम स्तंभ बन जाए, तो वो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है, अर्थात लाइनों की अधिकतम संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जैसे कि जो आर्मी ये जो बैंड वाले हैं, ठीक है, ये कितने 32 सदस्य हैं, मतलब कम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बैंड वाले कुछ लाइनें बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी ही लाइनें बने जो 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है। ठीक है, जो उसके पीछे चले, बैंड वालों के पीछे चले। तो हमें बताना है कि ऐसी अधिकतम कितनी लाइनें हम बना सकते हैं। ठीक है, और कोई सारे सदस्य आ जाएं बैंड वालों की लाइन में, जो है बैंड वाले सारे सदस्य आ जाएं 32 की 32, और परेड की लाइन में सारे सदस्य आ जाएं आर्मी की लाइन में 16 616 के 616। ठीक है, तो ऐसे अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों वो ऐसे अधिकतम स्तंभों या लाइनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वो होगी जो 616 और 32 का एचसीएफ होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो नंबर आएगा वो हमारे 32 और 616 दोनों को विभाजित कर सकता है। ठीक है, और हमें अधिकतम संख्या बतानी है, तो इसका मतलब वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है, वो अधिकतम संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है, जिसका वो एचसीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 616 और 32 की ऐसी अधिकतम संख्या निकालनी है जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा अब 616 और 32 का। तो दोस्तों अब हमें प्रश्न 3 अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो वो क्या होगी, 616 और 32 का एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, अन्य विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट चूंकि जो प्रश्न है वो प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही अध्ययन कर रहे हैं इस प्रश्नावली में, तो उसी से हम निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो चरणबद्ध तरीका है। तो पहले चरण में पहले तो हम देख लेंगे कि दोनों में कौन सी बड़ी है संख्या, 616 और 32 में, तो 616 बड़ी है 32 से। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयका के हिसाब से a बराबर b क्यू धन r में लिखना है, तो 616 बराबर 32 गुणा q धन r में लिखना है हमें। तो हम लिख देंगे 616 और 32 पर यूक्लिड प्रमेयका का प्रयोग करेंगे, तो 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणा 19 धन 8। 616 में जब हम 32 का भाग देंगे तो हमें भागफल मिलेगा 19 और शेषफल मिलेगा 8। तो हम लिख देंगे 616 बराबर 32 गुणा 19 धन 8। ठीक है, आप 616 में 32 का भाग दीजिएगा, आपको 19 मिलेगा भागफल और शेषफल मिलेगा 8। तो यूक्लिड प्रमेयका के हिसाब से हम लिख देंगे a बराबर b क्यू धन r, अर्थात 616 बराबर 32 गुणा 19 धन 8। ठीक है, क्या हमारा शेषफल शून्य है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें चरण 2 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल कितना 8 है जो कि शून्य नहीं है। अब जो भाजक था हमारा और शेषफल था उस पर यूक्लिड प्रमेयका लगाएंगे। भाजक था 32 और शेषफल था 8, तो 32 और 8 पर हम यूक्लिड प्रमेयका का प्रयोग करेंगे। अब भाजक हो जाएगा भाज्य और शेषफल हो जाएगा भाजक, तो 32 बराबर हमें लिखना पड़ेगा
ए बी, ए बराबर बी क्यू धन आर के रूप में। तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 4। 32 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 4 मिलेगा, 8 चौक 32 होता है, और शेषफल मिलेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शेषफल मिल गया 0, तो हमारा जो है चरण यहीं पर समाप्त हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, प्रक्रिया यहीं समाप्त हो गई। ठीक है, अब आखिरी चरण में जो भी हमारा भाजक था वही हमारा एचसीएफ होता है। इस स्थिति में भाजक हमें कितना मिला, 8। ठीक है, भाजक हमारा 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। तो हम कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, 8 से कम भी ले सकते हैं, बट अधिकतम संख्या पूछा है हमसे, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8, जो कि 616 और 32 का एचसीएफ है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8। 8 हमारा उत्तर है इस प्रश्न का दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। 4 प्रश्न 4 दोस्तों कहता है हमसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझते हैं हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b बराबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमें 3m धन 1 के रूप में दर्शाना था और इस प्रश्न को ऐसे ही हल करना है। तो a को मान लिया हमने, a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर है 3। ठीक है, ये हमने मान लिया b बराबर 3 और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में हम लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में। b हमने कितना माना, 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू धन आर। ठीक है, यहाँ पर जो है a बराबर हो गया हमारा 3 क्यू धन आर, क्योंकि b हमने 3 माना है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण q क्या है, एक पूर्णांक है, ये बहुत जरूरी है, याद रखिए q एक पूर्णांक है और उसका जो मान है वो 0 से अधिक है। ठीक है, 0 से अधिक है। ठीक है, या 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा q का मान। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और r का जो मान है, r शेषफल होता है, तो r का मान जो है वो b के मान से कम होता है हमारा। ठीक है, और 0 के बराबर हो सकता है, r शेषफल 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है। ठीक है, b कितना है, 3 है, तो हम लिख देंगे r के मान कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि b 3 है, b r का मान 3 से कम होगा, b से कम होगा, तो r के संभावित मान क्या होंगे। ठीक है, 1, 2 और 3। तो अब हम r के संभावित मान के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हल कर लेते हैं r बराबर 0 के लिए। r बराबर 0 रख दीजिए यहाँ पर, a बराबर 3 क्यू धन r में, तो हमें a बराबर कितना मिल जाएगा, 3 क्यू। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो बाईं तरफ मिलेगा a का वर्ग और दाईं तरफ होगा 3 क्यू का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग बराबर 3 क्यू का वर्ग, 3 क्यू का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q वर्ग। ठीक है, तो a का वर्ग हमें कितना मिल जाएगा, 9 गुणा q का वर्ग। ठीक है, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9। अब हम क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे 3 गुणा 3, तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 3 क्यू का वर्ग। ठीक है, 9 को बस हमने लिखा 3 गुणा 3। चूंकि क्यू पूर्णांक है, मैंने कहा था दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है, क्यू एक पूर्णांक है हमारा। ठीक है, अब देखिए अगर क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, तो क्यू का वर्ग भी पूर्णांक होगा, क्यू का वर्ग पूर्णांक होगा। ठीक है, और अगर उस पूर्णांक को हम दूसरे पूर्णांक 3 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये कक्षा 9 के अध्याय 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके भी हमारे वीडियोस हैं कक्षा 9 के अध्याय 1 के। अगर आपको यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है तो वो वीडियोस अवश्य देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक पूर्णांक का जो वर्ग है वो भी पूर्णांक होता है, और एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करें तो भी हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम चूंकि क्यू पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं 3q का वर्ग, 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं 3q स्क्वायर बराबर m, मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पूर्णांक है, हमें m के रूप में ही दिखाना था, तो 3q स्क्वायर को हमने मान लिया m। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, m। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 3 गुणा m, तो a का वर्ग आ गया हमारा 3 गुणा m।
ठीक है। तो देखो 3m के रूप में तो आ गया a का वर्ग, ठीक है। अब हम r बराबर 1 और 2 रख के देख लेते हैं कि किस रूप में आता है, ठीक है। r बराबर 1 रख लेते हैं, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 3q धन 1, ठीक है। तो क्योंकि r की जगह 1 रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q धन 1, ठीक है। अब दोनों तरफ फिर से वर्ग कर लेंगे तो ये तो a का वर्ग हो जाएगा और ये 3q धन 1 का वर्ग। अब आप जानते हैं a धन b का वर्ग होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 गुणा a गुणा b, ठीक है। तो इसको खोल लेंगे तो 3q का वर्ग हो जाएगा 9q का वर्ग जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। 3q का वर्ग हो जाएगा 9q का वर्ग, ठीक है। फिर 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा ए है 3q, 2 गुणा 3q मतलब 6q गुणा b मतलब 1, 1 का गुणा किसी में भी करें तो वही होता है। तो हमें 2 गुणा 3q गुणा 1 मिलेगा 6q और 1 का वर्ग मिलेगा हमें 1, तो 3q धन 1 का वर्ग मिलेगा हमें 9q का वर्ग धन 6q धन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पहले और दूसरी है 9q का वर्ग और 6q, ठीक है, जो दो पद हैं पहला और दूसरा, उसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 कॉमन ले, q भी ले सकते थे कॉमन, बट q हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें प्रश्न को हल करना है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। हमने सिर्फ 3 को लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 9q के वर्ग में से 3 को कॉमन लेंगे तो 3q का वर्ग, ठीक है। 6q में से 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2q और 1 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब चूंकि ये एक पूर्णांक q एक पूर्णांक है हमारा, q एक हमारा पूर्णांक है, तो अब देखिए 2 गुणा q भी एक पूर्णांक होगा, 3q स्क्वायर तो एक पूर्णांक है, ये हमने अभी देखा था, और दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। ये कक्षा 9 के अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हो, अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी अवश्य देखें। तो 3q स्क्वायर धन q 2q भी एक पूर्णांक होगा और हम मान लेते हैं कि वो पूर्णांक क्या है, m है हमारा, 3q स्क्वायर धन 2q को हम m मान लेते हैं। यहाँ पे m बस एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, बस हमने m मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर m रख देंगे 3q स्क्वायर धन 2q की जगह, तो हमें a का वर्ग कितना मिलेगा, 3m धन 1, तो हमें a स्क्वायर मिल गया 3m धन 1। तो देखो 3m धन 1 के रूप में आ गया हमारा वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। अब हम जो हमारी आखिरी संभावना है r बराबर 2 वो रख लेते हैं, r बराबर 2 रख लेते हैं तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, 3q धन 2, r की जगह 2 रख देंगे, 3q धन 2। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो बाईं तरफ तो a का वर्ग मिलेगा और दाईं तरफ 3q धन 2 का वर्ग, ठीक है। तो बाईं तरफ तो a का वर्ग रहेगा। अब a धन b का वर्ग होता है a का वर्ग धन 2 a b धन b का वर्ग, तो 3q का वर्ग होगा 9q का वर्ग, ठीक है। 2 गुणा ए भी होगा, 2 गुणा 3q गुणा 2, तो 2 गुणा 3q 6q, 6q गुणा 2 12q, ये आ गया और 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 3 धन 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3m धन 1 के रूप में लाना है, एक रखना है अलग से, ठीक है, रख दिया। अब तो हमने बस यहाँ पे क्या किया, इस पद में मतलब इस स्टेप में हमने किया 4 की जगह रखा 3 धन 1, ठीक है, बस। अब देखिए जो शुरू के 3 पद है हमारे, ठीक है, 9q का वर्ग धन 12q धन 3, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर बचेगा, 12q में से 3 कॉमन लेंगे तो 4q बचेगा और 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, तो ये आ गया हमारा। अब आप देखिए चूंकि q एक पूर्णांक है जैसा कि ऊपर दिया गया है, तो 3q का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, ये हम देख ही चुके हैं, और 4q भी एक पूर्णांक होगा क्योंकि एक पूर्णांक का 4 से गुणा करेंगे एक पूर्णांक से तो पूर्णांक ही मिलता है, और एक तो एक पूर्णांक है ही, और तीनों पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा, तो हम कह सकते हैं चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 भी एक पूर्णांक होगा, और उसे हम कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 को हम मान लेते हैं m। अब ये 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 का मान m यहाँ रखेंगे तो हमें a का वर्ग कितना मिलेगा, 3m धन 1, 3m धन 1 मिला, तो 3m धन 1 के रूप में मिल गया हमें। तो हमने तीनों कंडीशन में देख लिया कि जो है हमें वर्ग किस रूप में मिल रहा है, या तो 3m के रूप में, या 3m धन 1 के रूप में, या 3m धन 1 के रूप में, मतलब कि 3m या 3m धन 1 के रूप में मिल रहा है। हमने देखा कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है, जो हमने एक धनात्मक पूर्णांक ये माना था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किस रूप में हमें मिला था, या तो 3m या फिर 3m धन 1 के रूप में, और यही हमें दर्शाना था। तो हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना था अपने प्रश्न में। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था।
प्रश्न 5 दोस्तों प्रश्न 4 की तरह ही है। इसमें हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कि प्रश्न 4 को हल किया था हमने प्रश्न 4 के वीडियो में, वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, वो मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर b क्यू धन r, ये हमें पता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे परिचय के वीडियो में भी और प्रमेय 1.1 के वीडियो में भी। b कितना माना है हमने 3, तो a बराबर कितना होगा हमारा, पहले तो इसको लिख लेते हैं a बराबर b क्यू धन r। अब b है हमारा 3, तो b का मान 3 रख देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यू धन r। ठीक है, a बराबर हो जाएगा 3 क्यू धन r, जहां पर जो है q हमारा एक पूर्णांक है और q का मान जो है या तो शून्य होगा या शून्य से अधिक होगा। r का मान क्या होगा दोस्तों, r का मान होगा शून्य या शून्य से अधिक किंतु b से कम। ठीक है, किंतु b से कम, ये हम जानते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, b का मान है 3, तो r के संभावित मान क्या होंगे, 0 1 2। ठीक है, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता 3 से कम, तो 0 1 और 2। अब हम r बराबर 0 r बराबर 1 और r बराबर 2 के लिए देखेंगे कि हमारा a का घन कितना आता है। ठीक है, क्योंकि हमें घन के लिए दिखाना है। ठीक है, किसी पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब। ठीक है, घात 3। तो हम r बराबर 0 के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, a बराबर r बराबर 0 रखेंगे, अगर हम a बराबर 3 क्यू धन r में r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा हमें 3 क्यू, तो a बराबर हमें मिला 3 क्यू। अब दोनों तरफ घन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब, a का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, 3 क्यू का क्यूब मतलब 3 का क्यूब गुणा क्यू का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27, तो ये होगा हमारा 27 का क्यूब, a क्यूब आ गया हमारा 27 का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 9 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना बच जाएगा 3 गुणा क्यू का क्यूब। ठीक है, बड़ा अजीब सा लग रहा है क्यू का क्यूब बोलने में क्यू का घन बोल देते हैं। ठीक है, तो 9 को बाहर लिया, 9 तिया 27 होता है, तो अंदर बचेगा 3 गुणा क्यू का घन। ठीक है, 9 को बाहर क्यों लिया, क्योंकि हमें 9 गुणा m के रूप में इसको दर्शाना था इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रश्न की जो है जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इसलिए हमने 9 को बाहर लिया। अब दोस्तों हम चूंकि हम जानते हैं q एक पूर्णांक है, तो q का जो घन है वो भी एक पूर्णांक होगा, और उस पूर्णांक को अगर हम किसी दूसरे पूर्णांक 3 से गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए 3 गुणा q का घन भी एक पूर्णांक होगा। अब हम मान लेते हैं कि वो 3 गुणा q का क्यूब कितना है m है, हम मान लेते हैं m है, तो यहाँ पर अब हम m रख देंगे, 3 गुणा q के घन की जगह रख देंगे m। तो a क्यूब हमें कितना मिलेगा 9 गुणा m, तो a क्यूब हमें प्राप्त हो गया 9 गुणा m। ठीक है, तो 9m के रूप में तो आ गया। अब बाकियों को देख लेते हैं हम। अब हम r बराबर 1 रख देते हैं, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर कितना आएगा हमें 3 क्यू धन 1। ठीक है, क्योंकि r का मान हम 1 रख देंगे, तो a बराबर आ गया हमारा 3 क्यू धन 1, क्योंकि r बराबर हमने रख दिया 1। अब दोनों तरफ घन ले लेते हैं, तो बाईं तरफ तो a का क्यूब हो जाएगा, दाईं तरफ 3 क्यू धन 1 का क्यूब घन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं a धन b का क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3 गुणा a का स्क्वायर गुणा b धन 3 गुणा a गुणा b का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो a क्यूब हो जाएगा हमारा 3 क्यूब का क्यूब धन 1 का क्यूब धन 3 गुणा 3 क्यूब का स्क्वायर गुणा 1 धन 3 गुणा 3 क्यूब गुणा 1 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 1 से गुणा करें या 1 के वर्ग से गुणा करें तो आंसर उत्तर हमारा उतना ही आएगा, और 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पर लिखिए 3 क्यूब का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब क्यू का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 गुणा क्यू का घन। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 लिख दिया हमने। 3 गुणा क्यू का वर्ग, क्यू का वर्ग तो क्यू का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा हमारा 27 गुणा क्यू का वर्ग। ठीक है, और गुणा 1 था तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आखिरी पद में देखिए 3 गुणा 3 क्यू मतलब कि 9 क्यू गुणा 1 का वर्ग मतलब 1, तो 1 से गुणा करने में वही आता है, तो ये आ जाएगा 9 क्यू, तो हमने लिख दिया 9 क्यू। अब हम इनको व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, घातों के घटते क्रम में लिख देंगे, तो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27 क्यूब का घन धन 27 क्यूब का वर्ग धन 9 क्यूब और धन 1, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो शुरू के 3 पद हैं उसमें 9 कॉमन आ रहा है, क्यू भी आ रहा है पर हम क्यू नहीं लेंगे, 9 को ही लेंगे, क्योंकि हमें 9 m धन 1 के रूप में दिखाना है। तो 9 को हमने कॉमन लिया,
तो अंदर क्या बचेगा, 27 में से 9 कॉमन, 27 गुणा क्यू के घन में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 गुणा क्यू का घन, तो हमने लिख दिया 3 गुणा क्यू का घन। उसी प्रकार 27 गुणा क्यू के वर्ग में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा, 27 में से 9 लेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 गुणा क्यू का वर्ग, तो ये आ गया 3 गुणा क्यू का वर्ग। 9 क्यू में से 9 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्यू बचेगा, ठीक है, फिर बाकी ये एक को हमने एक लिख दिया। अब चूंकि क्यू पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है क्यू, ठीक है, तो क्यू का घन भी पूर्णांक होगा और उसको 3 से गुणा करेंगे वो भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, फिर क्यू का वर्ग भी पूर्णांक होगा, उसका 3 से गुणा करेंगे वो भी पूर्णांक होगा। क्यू तो एक पूर्णांक है ही, और 3 पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है, तो हम कह सकते हैं इसलिए 3 क्यू का घन धन 3 क्यू का वर्ग धन क्यू भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और हम मान लेते हैं कि वो पूर्णांक क्या है, हमारा m है। हमने मान लिया 3 क्यूब का घन धन 3 क्यूब का धन 3 गुणा क्यू का वर्ग धन क्यू बराबर क्या है, m है। m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब ये मान रख देंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, एक का क्यू हमारा 9 गुणा m धन 1, तो ये आ गया a क्यू बराबर 9 गुणा m धन 1। तो हमारा घन किस रूप में आ गया, 9 गुणा m धन 1 के रूप में आ गया। अब हम r बराबर 2 रख के देख लेते हैं। अब हमें r बराबर 2 रखना है तो हम r बराबर 2 रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a बराबर 3 क्यू धन r में r बराबर 2 रखेंगे तो हमें a कितना मिलेगा, a बराबर 3 क्यू धन 2, तो हमने लिख दिया a बराबर 3 क्यू धन 2। अब दोनों तरफ घन लेने पर तो बाईं तरफ तो a क्यूब होगा और दाईं तरफ हो जाएगा 3 क्यू धन 2 का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं सूत्र, a धन b के क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3 गुणा a स्क्वायर b धन 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और 3 क्यूब धन 2 के क्यूब को खोल लेंगे, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 गुणा 3 क्यूब का वर्ग गुणा 2 धन 3 गुणा 3 क्यूब गुणा 2 का वर्ग, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हल कर लेते हैं हम, ठीक है। 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, 2 क्यूब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। 3 गुणा 3 क्यूब का वर्ग हो जाएगा 9 गुणा क्यूब का वर्ग, और 9 तिया हो जाएगा 27, ठीक है, 9 तिया 27, ठीक है, और 27 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा 54, तो ये आ गया हमारा 54, ठीक है, 54 गुणा क्यू का वर्ग, ठीक है, इस तरह से आ गया। फिर है हमारा 3 गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और एक क्यूब है तो ये हो गया 36 क्यूब, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इन्हें हम पहले की तरह ही घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो बस 8 को हम सबसे पीछे ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए क्यू बराबर 27 क्यू का घन धन 54 क्यू का वर्ग धन 36 क्यू धन 8, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें से भी हम क्या कर कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 9 m धन 8 के रूप में दिखाना है। 9 कॉमन लेंगे शुरू के 3 पदों में से, तो 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब लिख दिया। 54 में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6 क्यू का वर्ग, तो लिख दिया 6 क्यू का वर्ग। 36 में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 गुणा क्यू, 4 गुणा क्यू, और 8 वैसे ही रहा। अब हम जानते हैं क्यू एक पूर्णांक है, चूंकि क्यू एक पूर्णांक है तो देखिए क्यू का क्यूब पूर्णांक का घन भी एक पूर्णांक होगा और उसको 3 से गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक होगा। उसी प्रकार पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा और उसको 6 से गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक होगा, और एक पूर्णांक को 4 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्णांक मिलेगा, और 3 पूर्णांक को जोड़ेंगे तो भी हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। ये सब हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 के, ठीक है, तो आप हमारे कक्षा 9 के वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये एक पूर्णांक है। तो क्यों एक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं 3 क्यू का घन धन 6 क्यू का वर्ग धन 4 क्यू भी एक पूर्णांक होगा, और हम मान लेते हैं कि वो पूर्णांक एक m है। हम मान लेते हैं 3 क्यू का घन धन 6 क्यू का वर्ग धन 4 क्यू बराबर m है। अब ये m का मान हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो a क्यूब हमें कितना मिल जाएगा, 9 गुणा m धन 8, a क्यूब मिल जाएगा 9, a क्यूब मिल गया हमें 9m धन 8, ठीक है, तो a क्यूब किस रूप में आ गया, 9m धन 8 के रूप में आ गया, ठीक है। तो a क्यूब जो है हमारा आ गया 9m धन 8 के रूप में। तो दोस्तों किसी संख्या का जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन किस किस रूप में मिला हमें, a क्यूब मिला हमें 9m, ठीक है, 9m यही बताना था हमें। a क्यूब हमें मिला 9m धन 1 के रूप में, ये बताना था हमें, और a क्यूब मिला हमें 9m धन 8 के रूप में, ठीक है, यही बताना था हमें। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से
कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m या 9m-1 या 9m-8 के रूप का होता है, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था, ठीक है, दिखाना था, सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।